Land adaptation by bryophytes. Bryophytes had invaded the land from water, and therefore they are called the first invader of land among plants. Bryophytes का जो ancestor है वो ग्रीन एल्गी कंसिडर किया जाता है. ग्रीन एल्गी वाटर के अंदर रहते हैं. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम सम ऑफ द ग्रीन एल्गी reproduce bryophyte which are migrated from water to land. चूंकि एल्गी एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं और ब्रायोफाइट्स जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में काफ़ी डिफरेंस हैं. सो इसी वजह से जब ब्रायोफाइट वाटर से निकलकर लैंड पर आए तो लैंड पर उसको डिफरेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना था. इसी वजह से ब्रायोफाइट्स ने अपने बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन की और उन मॉडिफिकेशंस की वजह से उन ब्रायोफाइट्स ने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को एडाप्ट किया. वो एडाप्टेशंस क्या थे? दे शो द फॉलोइंग एडाप्टेशंस फॉर लाइफ ऑन लैंड. नंबर 1, मल्टीसेलुलर बॉडी. अगर हम एल्गी को देखें तो एल्गी जो है ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं. उनमें एज सच कोई प्रॉपर टिश्यू सिस्टम नहीं होता. लेकिन जब ब्रायोफाइट्स वाटर से निकलकर लैंड पर आए तो उसको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा. सो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सबसे पहले उसने अपने बॉडी को मल्टीसेलुलर बना लिया ताकि उस मल्टीसेलुलर बॉडी के अंदर वो वाटर को कंजर्व कर सके. बिकॉज एक्वेटिक हैबिटेट में तो वाटर एबंडेंटली मौजूद होता है लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हर वक्त वाटर अवेलेबल नहीं होता. सो एवापोरेशन से बचने के लिए वाटर को कंजर्व करने के लिए उसने अपनी बॉडी को मल्टीसेलुलर बनाया और उस मल्टीसेलुलर बॉडी के अंदर प्रॉपर टिश्यू सिस्टम डेवलप हो गया. यहां पर अगर आप लोग देखें डायग्राम में ये ब्रायोफाइट का गेमेटोफाइट है. ये थैलस की फॉर्म में है. अगर आप इसके डॉर्सल सरफेस पर देखें तो यहां पर आपको ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं दीज आर द पोर्स. अगर हम गेमेटोफाइट का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लें और उसको माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्रायोफाइट का जो थैलस है यानी गेमेटोफाइट है वो काफी सेल्स थिक है एज कंपेयर टू एल्गी. यहां पर अगर आप लोग देखें यहां पर प्रॉपर टिश्यू डिफरेंशिएशन हुई है. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट सेल्स हैं उसने एक लेयर बनाया हुआ है. दैट लेयर इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस के अंदर अगर आप लोग देखें यहां पर पोर्स मौजूद हैं बट दीज पोर्स आर विदाउट द गार्ड सेल्स एज वी कैन सी इन हायर प्लांट्स. अगर इन पोर्स को आप देखें दीज पोर्स ओपन इनटू एन एयर चैम्बर. यहां पर एयर चैम्बर्स मौजूद हैं जहां पर एनवायरनमेंट और इस थैलस के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होता है. अगर आप लोग देखें एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जबकि प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. सो ये पोर्स ओपन होते हैं. जैसी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन इन पोर्स के जरिए से एटमॉस्फेयर में आता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इन पोर्स के जरिए से एयर चैम्बर में जाता है जहां पर वो सेल्स के अंदर डिफ्यूज होकर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में शामिल हो जाता है. अगर यहां पर आप लोग देखें यहां पर आपको जो ग्रीन कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं ये सारे फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं. इनको हम क्लोरेन्काइमा सेल्स भी कहते हैं.
क्लोरेन्काइमा सेल्स की नीचे अगर आप लोग देखें, यहां पर हमारे पास ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो फूड और वाटर को स्टोर करते हैं। इन सेल्स को हम स्टोरेज पेरेन्काइमा कहते हैं। स्टोरेज पेरेन्काइमा की नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहां पर सेल्स का एक लेयर बना हुआ है, इसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। लोअर एपिडर्मिस में अगर आप लोग देखें, यहां पर हमारे पास कुछ सेल्स एलोंगेटेड फॉर्म में मौजूद हैं। इन एलोंगेटेड लोअर एपिडर्मल सेल्स को हम राइजाइड्स कहते हैं। ये थैलस जो है, इन राइजाइड्स के जरिए से जमीन के साथ अटैच हुआ होता है, सॉइल के साथ अटैच हुआ होता है, और इन्हीं के जरिए से ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। सो अगर हम ब्रायोफाइट और एल्गी की बॉडी को कंपेयर करें, तो एल्गी की बॉडी जो है वो मोस्टली यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर होती है। उसमें वाटर को, फूड को कंजर्व करने का कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है, पार्टिकुलरली वाटर का, क्योंकि वहां पर वाटर एबंडेंटली मौजूद हैं। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखें, यहां पर ये बॉडी मल्टीसेलुलर है और इसमें वाटर स्टोरिंग सेल्स मौजूद हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम एल्गी को देखें तो एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और वहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्वियस फॉर्म में मौजूद होता है, यानी कि कार्बनिक एसिड की फॉर्म में। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जहां पर वो कार्बनिक एसिड बनाता है। कार्बनिक एसिड वाटर से डिफ्यूज होकर एल्गी की बॉडी में जाता है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक एसिड से एक्सट्रैक्ट करके फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में यूज कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर ब्रायोफाइट्स में अगर हम देखें, तो ब्रायोफाइट्स चूंकि लैंड के ऊपर इनहेबिटेड हैं, लैंड के ऊपर रह रहे हैं, सो यहां पर कार्बनिक एसिड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। सो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेटिक सेल्स तक लाने के लिए यहां पर पोर्स की जरूरत है। सो इनकी बॉडी में प्रॉपर पोर्स डेवलप हुए हैं ताकि यहां पर गैसेस का एक्सचेंज हो। जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो इन पोर्स के जरिए से इन फोटोसिंथेटिक सेल्स तक पहुंचे, और ये फोटोसिंथेटिक सेल्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा वो इन पोर्स के जरिए से एटमॉस्फेयर में जाएगा। चौथा जो एडॉप्टेशन ब्रायोफाइट्स ने किया है, दैट इज हेट्रोगेमी। अगर हम एल्गी के साथ ब्रायोफाइट्स को कंपेयर करें तो हम एल्गी में देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एल्गी आर होमोगेमस। होमो मीन सेम एंड गेमी मीन गेमीट्स। एल्गी के अंदर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट्स चूंकि वाटर से निकलकर लैंड पर आए हैं, सो यहां पर इसने अपने गेमीट के अंदर भी मॉडिफिकेशन की है और इसने हेट्रोगेमी डेवलप की है। हेट्रो मीन डिफरेंट एंड गेमी मीन गेमीट्स। The production of two different types of gamete in which the male gamete is motile and small, while the female gamete is non-motile and large, containing reserve food, is called heterogamy. ये हमारे पास हेट्रोगेमीट्स हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में कि जब एंथ्रीडियम स्पर्म प्रोड्यूस कर लेता है और आर्चिगोनियम ओवम प्रोड्यूस कर लेता है, तो आर्चिगोनियम वाटर की प्रेजेंस में एक स्वीटिश फ्लूइड सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से एंथ्रीडियम से स्पर्म निकलकर आर्चिगोनियम की तरफ मूवमेंट करते हैं। ओनली स्पर्म यहां पर मूवमेंट करेगा, जबकि आर्चिगोनियम जो है उसके अंदर
ओवम रिटेन रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा, नॉन मोटाइल होगा। और ये स्पर्म आर्चिगोनियम के नेक के जरिए से आर्चिगोनियम में एंटर होकर ओवम को फर्टिलाइज करेगा। फिफ्थ, प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। अगर हम एलजी के अंदर देखें, एलजी की गेमेटोफाइट को देखें, तो वहां पर जो स्पर्म और ओवम होते हैं वो प्रोटेक्टिव सेल्स के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होते, दे आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द वाटर। लेकिन चूंकि ब्रायोफाइट्स लैंड के ऊपर रह रहे हैं, सो लैंड के ऊपर खतरा है कि इन सेल्स की कहीं पर डिहाइड्रेशन ना हो। इसी वजह से डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को यानी गैमीट्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, स्टेराइल सेल्स के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। स्पर्म को एंथ्रीडियम के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है, जबकि आर्चिगोनियम के अंदर ओवम को प्रोटेक्ट किया गया है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अगर हम एलजी को ब्रायोफाइट्स के साथ कंपेयर करें तो एलजी के अंदर जब स्पर्म ओवम के साथ मिलता है तो इसके फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट बनता है एंड जाइगोट देन डेवलप स्पोरोफाइट जनरेशन। जबकि यहां पर अगर आप लोग देखें, स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है तो पहले जाइगोट बनता है एंड जाइगोट देन डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। सो यहां पर एम्ब्रियो में अगर आप लोग देखें तो एम्ब्रियो के सेल्स में रिजर्व फूड मौजूद होता है जो उसको टेरेस्ट्रियल हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नंबर 7, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये एक टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर है जिसमें गेमेटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। स्पोरोफाइट जनरेशन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल होता है। स्पोरोफाइट जनरेशन की वजह से प्लांट में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये एनवायरमेंटल कंडीशन को कोप कर सकता है। सो ब्रायोफाइट्स ने इसी वजह से गेमेटोफाइट जनरेशन को रिड्यूस करना शुरू किया और स्पोरोफाइट जनरेशन को एनहेंस करना शुरू किया ताकि ये टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंटल कंडीशंस को हैंडल कर सके। Thank you.